आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 21 और 22 जनवरी का। और ये हेल्पफुल रहेगा बैंक, एसएससी और जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए। तो पहले से बढ़ते हैं। और ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, तो जो वीडियो डालूंगा पूरा पूरा अनकट डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना। तो पहले से बढ़ते हैं कि सत्यानाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस, तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की बात करें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के। तो इन्होंने स्टैब्लिश किया है इंडिया का 6th और ईस्टर्न इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी, जो कि वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश किया गया है। अब ये ऑब्जर्वेटरी काम क्या रहने वाला है, ये ऑब्जर्वेटरी साइंस रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और फिर जो स्टूडेंट ट्रेनिंग है उसके लिए हेल्प करेगा। तो इस ऑब्जर्वेटरी में एक टेलीस्कोप बनाया गया है जो कि 14 इंच का जो टेलीस्कोप रहने वाला है। आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा टेलीस्कोप रहने वाला है जो कि 14 इंच टेलीस्कोप रहने वाला है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 1.3 आर्क सीइंग वैल्यू इसकी रहने वाली है। 1.3 आर्क सेकंड्स की ये वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो टेलीस्कोप है, इससे हम जो है वेरियस जो भी स्टार्स है या जो भी मूवमेंट है वेदर का, हम उसको भी देख सकते हैं। और इसकी वजह से जो वेदर का मूवमेंट है वो पता लगाने के लिए जो सत्यानाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस है, इन्होंने कोलैबोरेट भी किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो इनके साथ जो है कोलैबोरेट किया कि ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की तरह भी काम कर पाए, ये जो स्पेस, ये जो सेंटर बनाया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो बढ़ता है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 पॉइंट है भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर को ध्यान देना है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत ये आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने एक एमयू साइन किया गया है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। तो ये एमयू साइन किया कि जो इम्प्लीमेंटेशन है आयुष्मान भारत के ऊपर, जो आयुष्मान भारत के बारे में पता हो आपको। आयुष्मान भारत के अंतर्गत बोला जाता है कि 5 लाख रुपए करके पर पर्सन जो है दिया जाएगा, ठीक है। मेडिकल अगर एक्सपेंस हो तो उसके तौर पे एक तरह का इंश्योरेंस मान सकते हो, जिसको पीएमजे स्कीम भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत दिया जाता है। तो ये जो है अब उड़ीसा को दिया जाएगा। और इसके बाद उड़ीसा जो है 34 स्टेट ऐसी बन चुकी है जो कि इस स्कीम को जो है अडॉप्ट कर रही है। अब इस स्कीम की बात करें तो आयुष्मान भारत जो पीएमजे स्कीम है, तो इसके अंतर्गत ये जो है उड़ीसा का जो एग्जिस्टिंग पहले से जो स्कीम चल रहा था उसके साथ कोलैब करेगा, ठीक है। इसको जीजे भी बोला जा रहा है। तो ये स्कीम की बात करा जाए तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर करके दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो उड़ीसा गवर्नमेंट का ऑलरेडी चल रहा है स्कीम, उसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा एडिशनल जो वुमेन मेंबर्स है उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और करेंटली बात करें तो टोटल 26 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये इंप्लीमेंट हो चुका है आयुष्मान भारत जो स्कीम है ये। और 7 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसमें अगर कुछ यूटी और कुछ स्टेट्स की बात करें तो उसमें आपको दिल्ली और वेस्ट बंगाल मिलेगा, जिन्होंने अब तक एमयू साइन नहीं किया है अंडर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत मिशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आयुष्मान भारत की बात करें या पीएमजे की बात करें तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको जो स्कीम वाला पीडीएफ है वहाँ पे ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। तो अभी हमने स्कीम की बात ही कर ली, तो हम इसको स्कीम ही पढ़ लेते हैं हम। तो स्कीम में आ रहा है आपको 2 तरह की स्कीम आ रहे हैं। एक आ रहा है उजाला स्कीम, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत पता होगा क्योंकि जो कवर कर रहा है मेरा करंट अफेयर्स बहुत पहले से, या तो जो ऑलरेडी पढ़ रहा हो उनको तो ज़रूर डेफिनेटली उजाला स्कीम के बारे में पता ही होगा। और दूसरा जो स्कीम है वो है स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। तो ये दोनों जो स्कीम है इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसी कारण वजह से ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब उजाला स्कीम की बात करें तो इसमें आप इसके फुल फॉर्म से ही पूरा का पूरा मतलब समझ सकते हो। क्या है इसका? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो इसमें एलईडी की बात की गई थी कि इसमें जो है पुराना जो हमारे पास येलो कलर का लाइट रहता था, तो वो कुछ 100 वॉट के आसपास रहता था, 200 वॉट के आसपास रहता था। तो जितना एनर्जी या जितना लाइट जो वो 100 वॉट वाला बल्ब प्रोवाइड कर पाता था, वही अब जो है 9 वॉट वाला एलईडी प्रोवाइड कर पाता है। और ये जो है एनर्जी कंजम्पशन जिसकी वजह से कम हो, उसी के लिए जो है उजाला स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है ये जो आप देख सकते हो 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है, ये प्रोवाइड किया गया था जो भी गाँव दराज के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सब्सिडी से प्रोवाइड किया गया था, इवन बहुत जगह पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया गया था। इवन मेरे गाँव में भी जो है ये जो सीएफएल आपको बल्ब दिख रहा होगा या जो एलईडी बल्ब रहता है, ये बहुत कम पैसे में जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कुछ 10 रुपए के आसपास जो है प्रोवाइड किया जाता है और कुछ समय में तो इसको फ्री में भी दिया जा रहा था। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये मैं आपको इमेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि इस पूरे जो ऑब्जेक्टिव है इसको कन्वे करता है, ठीक है। अगर इस स्कीम की बात करें तो इसको 5 जनवरी 2015 में लॉन्च किया था और अब जो है 5 जनवरी 2025 को टोटल 10 साल हो चुके हैं। इस इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उजाला स्कीम की, तो ये आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको मिलेगी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो इसको जो है इन्होंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब इसके अचीवमेंट की बात करें इस 10 सालों में, एज़ ऑफ 6 जनवरी 2025
कुछ 36.87 करोड़ जो है एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। उसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये कुछ एनुअल सेविंग आप देख सकते हो, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको याद नहीं रखना, कुछ 50,000 मिलियन किलोवाट पर आवर के हिसाब से जो है ये सेव कर रहा है। और सीओ2 की बात करें तो कुछ 38.79 मिलियन टन जो है सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इतना एमिशन नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस जो एलईडी बल्ब है। अब आप बोलोगे सर ये इतना हार्ड वैल्यू कैसे याद रखे, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है कि 36 करोड़ के आसपास वैल्यू याद रखना, या जो भी है ये CO2 जो है एमिशन इतना याद रखना, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप सीधे एक ट्रिक याद रख लो, या तो एक चीज़ याद रख लो कि आपको याद रखना है कि 36 करोड़ के आसपास जो है एलईडी बल्ब है, और 36 करोड़ के आसपास ही जो है ये जो CO2 एमिशन है वो भी लोअर किया गया है एनुअली। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 36 के आसपास है तो फिर आपका अगर कोई भी ऑप्शन 36 के आसपास आता है उसको सीधा लगा देना। वैसे ही बहुत कम चांस है कि आंसर क्वेश्चन पूछा जाए, पर तभी पूछा गया तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। मोस्टली एसएससी वालों को पूछा जा सकता है, बैंक वालों को तो नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। जिसके अंतर्गत बोला गया था कि पहले ऐसे देख सकते हो ऐसे कुछ येलो कलर का लाइट्स होते थे, जिसमें हम हैलोजन यूज़ करते थे, येलो कलर लाइट यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट पे। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा एलईडी लाइट यूज़ किया जाता है स्ट्रीट्स में, जिसकी वजह से जो कंजप्शन है, पावर कंजप्शन है स्ट्रीट लाइट्स का, वो भी कम से कम हो, और CO2 जो है वो भी कम से कम जो है प्रोड्यूस करना पड़े जब भी रिलीज़ किया जाए थर्मल एनर्जी के थ्रू। तो इसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसको भी सेम डेट पे लॉन्च किया था 5 जनवरी 2015 में, और इसको भी जो है अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसको भी जो इम्प्लीमेंट करने वाले मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही है, और एजेंसी जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड मिलने वाली है। इसके अंदर बोला गया है इस स्कीम के अंतर्गत कुछ 1.34 करोड़ एलईडी जो है स्ट्रीट लाइट जो है इंस्टॉल किया गया है अक्रॉस अर्बन लोकल बॉडीज पर, और ग्रामीण पंचायत पे और किया गया है। ये सबको ध्यान देनी है एज पर जनवरी 2025 के, ठीक है। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना ध्यान नहीं देना, बस CO2 देख लेना कि एनुअल CO2 जो है कितना टन जो है इसने बचाया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो अचीवमेंट है, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या क्या स्कीम है, किसने इंप्लीमेंट किया है, कौन से मिनिस्टर है, ये सबको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद डेट जो है वो भी ध्यान देना कि 10 साल पूरे हो चुके हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है, तो नेक्स्ट न्यूज़ कैबिनेट के अप्रूवल्स है कि कैबिनेट ने जो है जो 8 पे कमीशन है उसके लिए कमीशन, जो 8 पे कमीशन जो है जिसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको पैसे मिलते हैं। जैसे बैंक में क्या होता है बाय पेडल सेटलमेंट रहता है, तो वैसे ही कुछ जो है बैंक बाय पेडल सेटलमेंट जो है 5 साल में होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन है वो जो है अब देख सकते हो हर 10 साल के बाद होता है, ठीक है। तो 10 साल के बाद होता है। इससे पहले 2016 में हुआ था, और अब जो है 2026 में जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन होने वाली, जिसकी वजह से ये कमीशन बनाया गया है। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये कमीशन जो भी बनाई जाएगी 8 पे कमीशन, ये कुछ 1.2 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो पेंशनर है उनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इनकी जो है सैलरी बनने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और बोला जा रहा है कि ये 2026 तक इम्प्लीमेंट होगा, और 2025 से ही जो भी कुछ-कुछ डिपार्टमेंट ऐसे डिफेंस के डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से 2026 तक जो बाकी डिपार्टमेंट है वो उधर भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कैबिनेट का अप्रूवल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 687 MHz मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम फॉर 5G एंड 6G के लिए। तो इसके लिए जो है टोटल जो है वैल्यू रखी है 2 लाख करोड़, और इसके अंदर बोला जा रहा है ये सपोर्ट करेगा 6G और 5G टेक्नोलॉजी को। अभी के लिए बात करें तो अभी जो भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या कैबिनेट के थ्रू, वो कुछ 328 मेगावाट जो है दिए जाएंगे, और बाद में इसको फेज मैनर में चलाते चलाते 2030 तक जो है रिमेनिंग जो भी रह गए वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि अभी के लिए तो सिर्फ 328 मेगा हर्ट्ज जो है स्पेक्ट्रम निकाला जाएगा, और बाकी बाद में इम्प्लीमेंट होगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो आप देख सकते हो ये जो 328 मेगा हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो ऑक्शन होंगे जियो वियो जो है वो आएंगे, उसके बाद फाइट करेंगे कि हमें इतना जो है स्पेक्ट्रम दे दिया जाए, वीआई बोलेगा हमें इतना स्पेक्ट्रम दिया जाए, तो ये सब चलता रहेगा। तो उसके बाद जो है किसी को कुछ स्पेक्ट्रम मिलेंगे, किसी को कुछ स्पेक्ट्रम मिलेंगे, तो उस हिसाब से जो है कनेक्शन 5G और 6G का जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है उनको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेलिब्रेशंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो 2025 को एज अ ईयर ऑफ सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, या जो भी टेक्निकल फील्ड में जो भी एजुकेशन होते हैं, तो उनको हेड करता है ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर इंडियन टेक्निकल एजुकेशन। तो इन्होंने 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया गया है, जिसका मतलब क्या होगा कि 2025 में इनका एम रहेगा कि इंडिया को जो है एज अ ग्लोबल लीडर बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ एआई, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यहाँ से आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 ईयर ऑफ एआई किसने सेलिब्रेट किया गया है, या जो AICTE
टीई है, तो ये क्या सेलिब्रेट कर रही है 2025 में? तो ये 2 क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपको कैसे कुछ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लोन के ऊपर आ रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुछ 120 बिलियन जापानीज़ यान देने की बात की है। अब ये जापानीज़ यान देके क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में जो होने वाला है उसको, ठीक है? तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ 660 करोड़ रुपीज़, मतलब कि 120 बिलियन जो है जापानीज़ यान दिया जाएगा। और पावर फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है, इन्होंने पार्टनर किया हुआ है जापान के जो एक बैंक है, ठीक है? उनके साथ। तो जापान के बैंक के साथ इन्होंने पार्टनर किया और उसके बाद जो है ये डिसाइड किया है कि जापान को ये पैसे दिए जाएँगे। आई थिंक इधर फुल फॉर्म आना चाहिए था, मैं आपको जो करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स रहता है वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि जापान का कौन-सा बैंक है। तो ये जापान का एक बैंक है जिन्होंने जो कि प्रोवाइड करने वाला है 72 बिलियन, और बाकी जो है रिमेनिंग जो भी रहेंगे वो जो है पावर फाइनेंस जो है पैसा देगा इसका। और पावर फाइनेंस में भी देख सकते हो, इसमें कमर्शियल बैंक्स भी आ जाएँगी जो कि इसका जो है सपोर्ट करेगी, जो भी ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में बनने वाला है उसको। तो इसके बाद क्या होगा कि जो इंडिया का जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो प्लान है उसको सपोर्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, एसबीआई कुछ 31,802 करोड़ रुपीज़ जो है देने वाला है, एक तरह की रिफाइनरी एस्टैब्लिश करने के लिए मध्य प्रदेश में, ठीक है? बिना मध्य प्रदेश में जो है बीपीसीएल का जो है, मतलब कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इनका एक रिफाइनरी बनने वाली है बिना मध्य प्रदेश में, उसके लिए जो है एसबीआई फंड करने वाला है कुछ 31,802 करोड़ रुपीज़, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। वैसे लेसन बोर्ड में आता है, लेकिन अभी एसबीआई से क्लर्क का एग्जाम है या पीयू का एग्जाम है, तो एसबीआई का एग्जाम है तो एसबीआई के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये एसबीआई का जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लॉन्च इसके ऊपर बढ़ता है। तो यार है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत रणभूमि दर्शन मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सन अगर भारत दर्शन या तो जहाँ पे वॉर हुई थी, इंडिया का जो वॉर वाला लोकेशन होता है जो हाईली रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वहाँ पे भी अलाउड होगा, ठीक है? तो फिर इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो इन्होंने लॉन्च किया ये ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट, और ये लॉन्च किया गया है 15 जनवरी 2025 में, जिसमें आर्मी डे भी बनाया जाता है। इस बार 77 आर्मी डे बनाया गया था इस डेट में। तो ये हेल्प करेगा कि जो भी सिविलियन है, जैसे कि आप और मैं, हम जो है इंडिया का जो भी हिस्टोरिक बैटलफील्ड है हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन आपको इस ऐप और वेबसाइट से मिल जाएगा। इस ऐप की बात करें तो इस ऐप को डाउनलोड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इंडियन आर्मी ने मिलकर। और ये ऐप, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी बैटल हिस्ट्री है उसके बारे में आप इस ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो स्टोरीज़ है, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, कैसे आपका जो भी लोकेशन है वहाँ से आपको वो जो भी इनका लोकेशन है, जिसके 77 फील्ड सेट दिए हैं, तो आप वहाँ से कैसे पहुँच सकते हो, तो वो सब दिया रहेगा इस ऐप में, ठीक है? तो एक तरह का मान सकते हो, एक तरह का परमिट भी प्रोवाइड करेगा कि स्टेट एरिया में आप कैसे जा सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जैसे 2 जैसे इधर लोकेशन देके रखा है, जैसे कि सियाचिन और गुलगाम वैली। तो गुलगाम वैली और सियाचिन की बात करें तो सियाचिन जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, और गुलगाम वैली की बात करें तो 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट वाला जो जगह है यहाँ पे आपको ऐसे अलाउड नहीं होता, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, और इधर अलाउड रहेगा भी तो आपको ऐसा नहीं है कि जहाँ चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ आपको सामने भेज दिया जाएगा, बिकॉज़ अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है। आप दूर से आप देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब पॉसिबल हो पाया है आफ्टर लॉन्चिंग दिस ऐप, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आ रहे हैं 3 तरह के लॉन्चेस। तो पहला लॉन्चेस है सनकार साथी संकार साथी मोबाइल ऐप, जो कि टेलीकॉम सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसके अंतर्गत कुछ की चेंजेस किए गए वो हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि अगर कोई भी यूज़र को लगता है कि सस्पिशियस कॉल है या एसएमएस है, तो उस केस में वो डायरेक्टली अपने मोबाइल लॉक से ही कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, ठीक है? तो ये रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा कुछ कहना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बोला गया है कि कनेक्शन मॉनिटरिंग। अब जो भी यूज़र है वो ट्रैक कर पाएँगे सारे के सारे मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर जो भी हैं अंडर देयर नेम, और अगर कोई भी बंदा अगर अनऑथराइज़ यूज़ करता है, तो उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसकी वज़ह से वो पहचान पाएगा कि ये स्कैम है कि क्या। अब मान लीजिए भई आपको पता होगा जो भी ट्रू कॉलर यूज़ कर रहा हो, तो स्कैम का जब कॉल आता है तो आपको लिखा आ जाता है कि लाइकली स्कैम या स्कैम वाले कॉल है, ऐसे करके। तो अब वैसे ही कुछ जो है अब खुद गवर्नमेंट करने वाली है, और वो सब हो पाएगा ये ऐप के थ्रू, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोला गया कि ये डिवाइस सिक्योरिटी भी देगा। डिवाइस सिक्योरिटी कैसा, अगर मान लीजिए मोबाइल खो गया या तो ब्लॉक करना है मोबाइल को या लोकेट करना है, तो वो आप इसी वाले ऐप के थ्रू कर सकते हो। ये 3 चीज़ें, 3 फीचर जो है इस ऐप के अंतर्गत दिए गए हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है 2.0 लॉन्च किया गया है। इसका मतलब 2.1 लॉन्च किया गया हुआ, तो 2.1 जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये जो 2.0 है, ये हेल्प करेगा कि इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, आई थिंक मेरा फुल फॉर्म आना चाहिए था, बट ये फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। तो इसमें आपको चीज़ ध्यान देनी है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, ये कुछ 2.7 लाख विलेजर को 2030 तक। ठीक है, जो कि कनेक्ट करेगा 7.1 लाख मोर विलेजर को। और इतना वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट रखना है, इतना याद नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि 2.7 विलेजर को 2030 तक जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल देने के लिए जो है इसका एम रहने वाला है इस मिशन का। ठीक है, तो इसी सबको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलता है, इंटर सर्कल रोमिंग फैसिलिटी जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जियो, एयरटेल या वीआई, तो वो जो भी सब्सक्राइबर है वो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे का जो भी टावर है वो यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो भी कनेक्टिविटी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, और जो आप और मैं जैसे नॉर्मल पर्सन है वो फैसिलिटी ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी एक लोकेशन हम लेते हैं ए, जहाँ पे वीआई का टावर लगा है और जियो का टावर मान लेते हैं कहीं बी पे लगा हुआ है, जो जियो का टावर है वो। तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो है वीआई का ही सिम लेना पड़ेगा, और अगर आपके पास जियो का सिम रहेगा तो भी आप कनेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो भी नेटवर्क है वो अवेलेबल है बी में। तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटर सर्कल रोमिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत अब जो है जियो का जो पर्सन रहेगा वो भी अवेल कर सकते हैं वीआई का टावर यूज़ करते हुए सर्विस। तो इसी की वजह से ये लॉन्च किया गया, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट लॉन्च बढ़ता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक तरह का टूल किट लॉन्च किया गया है, जो कि 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण जो है लॉन्च किया गया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनर सर्वे भी है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि सुपर सच लीग 2024 एक तरह का नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये दिया जाएगा जो भी टॉप परफॉर्मर सिटी रहेगा इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस उनको। और जैसे कि ये जो सुपर स्वच्छ लीग है, ये पार्ट है स्वच्छ सुरक्षित का, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग के अंतर्गत, और 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि अर्बन सैनिटेशन जो है प्रमोट करता है। और इसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो भी सिटीजन पार्टिसिपेशन है, ये तो पता ही होगा कि यार सब लोग झाड़ू लेकर रास्ते पे आ गए थे साफ सफाई करने के लिए, तो ये वही वाला स्कीम है। ठीक है, और हमने भी स्कूल के टाइम पे किया था, और आपने भी शायद से स्कूल के टाइम पे नहीं, कॉलेज के टाइम पे किया था, और आपने भी शायद से कॉलेज के टाइम पे ये किया रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान आई दी होगी। तो इसको बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सुपर स्वच्छ लीग जो है एक तरह का लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत एक तरह का नया कैटेगरी बनाया गया है, जो टॉप परफॉर्मिंग सिटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ क्लीननेस उनको दिए जाएंगे। और स्वच्छ भारत अवार्ड की बात करें या जो स्कीम की बात करें, तो इसके अंदर जो टॉप में रहती है वो इंदौर रहती है हर समय। ठीक है, तो इंदौर सब हर समय टॉप में रहती है, और अब 2024 में लॉन्च किया गया है ये नया कैटेगरी, जिसकी वजह से अब आपको ये कैटेगरी भी पढ़ना पड़ेगा कि इसमें किसने टॉप किया है। नेक्स्ट लॉन्च इसके ऊपर बढ़े, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च किया है, प्रवासी भारतीय दिवस एक्सप्रेस के नाम पे ये नाम रखा गया है। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसका मतलब जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, बल्कि उनके जो एंसेस्टर हैं वो इंडिया के सिटीजन रहे होंगे, तो उस वजह से उनको ये एक्सप्रेस ट्रेन में चलने का मौका मिलेगा। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन में ऐसा नहीं कि हर कोई चढ़ सकता है जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मैं आपको और भी थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, वो सिटीजन नहीं होते इंडिया के, और इनको वोटिंग राइट नहीं होती। ठीक है, ये सिटीजन के दूसरी जगह के ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसके मदर फादर तो इंडियन थे, लेकिन वो बाहर देश चला गया, और बाहर देश जाके उसने यूएसए का सिटीजन ले लिया। ठीक है, तो उस केस में वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजन नहीं रहता। तो उस केस में उसका जो इंडिया का सिटीजन है वो हट जाता है, और वो फॉरेन सिटीजन बन जाता है, मतलब अमेरिका सिटीजन बन गया। लेकिन वो जो है एज़ अ सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहता है। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वो जो है सिटीजन तो नहीं रहेगा इंडिया का, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेगा, और उनको जो है वोटिंग का राइट भी नहीं रहते। तो इनमें से ऐसे जो भी पर्सन जिनका भी एज 45 से 65 के बीच में है, और वो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो जो है ये टूरिस्ट ट्रेन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और ये टूरिस्ट ट्रेन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर IRCTC के द्वारा, जिसके अंतर्गत ये कुछ टूरिस्ट साइट्स है जिसको कवर करेंगे, जैसे अयोध्या हो गया, पटना हो गया, वाराणसी हो गया, रामेश्वरम, कोची, गोवा, अजमेर, आगरा। तो इसके अंतर्गत ये सारे जो है लोकेशन कवर किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, 18 प्रवासी दिवस जो है बनाया गया उड़ीसा में, और प्रवासी दिवस उड़ीसा में बनाया गया है, और ये उड़ीसा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसके थीम देखिए, तो इसका थीम मिलेगा आपको, यहाँ से आप उस थीम का नाम पढ़ सकते हो। और प्रवासी दिवस की बात करें, तो प्रवासी दिवस कब बनता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये कब बनता है मैं आपको इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है हम उसमें आपको कवर करवा देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लॉन्च पे आ रहा है, तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, जो कि एक तरह का नेशनल टर्मिनेट बोर्ड बनाया गया है। तो ये हल्दी के लिए एक बोर्ड बनाया गया, मान सकते हो कि ये हल्दी के लिए पहला बोर्ड बना है जिसके चेयरपर्सन रहने वाले हैं रेड्डी जी। पीजी रेड्डी जी जो है इसके चेयरपर्सन रहेंगे। और ये जो बोर्ड बना है इसका हेडक्वार्टर आपको तेलंगाना में मिलने वाला है, ठीक है? तो इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में मिलेगा। और इसमें जो पार्ट रहने वाला है, जैसे टॉप ग्रोइंग स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, मेघालय हो गया, तो ये इसके पार्ट रहने वाले हैं। और अगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका आता है। ये चीज़ आपको ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना। मेघालय नहीं है टॉप में, वो है कर्नाटका। लेकिन जो पार्ट है वो आपको याद रखना है कि वो मेघालय है। मेघालय, महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना इसका पार्ट है, ठीक है? नेक्स्ट स्पेस की तरफ से कुछ लॉन्चेस आ रहा है। तो स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है इन्होंने लॉन्च किया है, ब्लू घोस्ट और रिसिलेंस लूनर लैंडर, ठीक है? तो लैंडर कुछ नहीं होता है, एक तरह का रोबोट होता है जिसका काम होता है कि रिसर्च करना मून में जाके, ठीक है? तो ये मून के लिए ही लॉन्च किया गया है। ये 2 तरह के लूनर आप देख सकते हो। एक है ब्लू घोस्ट नाम रखा गया है जो कि यूएसए का जो फायरफ्लाई एरोस्पेस है इसने लॉन्च किया। और दूसरा जो हिजलेंस है इस ये जापान का जो आईस्पेस है इसने लॉन्च किया। तो ये दोनों का काम रहने वाला है कि मून में जाके रिसर्च करने का, ठीक है? तो ये लेसन बोर्ड में आता है, इस पे आप ध्यान नहीं दोगे तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा तो है नहीं और इतना टेक्नोलॉजी तो है नहीं खुद ही लॉन्च कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलप खुद ही कर लिया। जो पाकिस्तानी का सुपर को है तो इन्होंने डेवलप किया है, जो कि पाकिस्तान की एजेंसी होगी प्राइवेट। तो इन्होंने डेवलप किया है, लेकिन लॉन्च जो है चाइना के द्वारा किया गया है। तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। और ये पाकिस्तान का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होने वाला है, जिसका नाम आप देख सकते हो अर्थ ऑब्जर्वेटरी 1 रखा गया है, ठीक है? तो ये चाइना का जो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और चाइना का जो सेंटर यहाँ से आप देख सकते हो वहाँ से लॉन्च किया गया। इतना इंपॉर्टेंट होते नहीं सेंटर, आप स्किप कर सकते हो। कोई भी एग्जाम में आपको सेंटर नहीं पूछा जाता। तो ये जो रॉकेट है इसमें 2 और सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। एक है लांटेन 1 लांटेन ही है शायद ये, लांटेन 1 और दूसरा पता नहीं क्या अजीब सा ही नाम है यार, चाइनीज़ रॉकेट है, ये दोनों लॉन्च किए गए, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ब्लू ओरिजिन का पता पता हो, जो अमेज़न के फाउंडर है उनका है ये ब्लू ओरिजिन। और अमेज़न के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस जी। तो इन्होंने इनके जो एंटरप्राइज़ है इन्होंने लॉन्च किया एक तरह का रियूजेबल रॉकेट। और ये रियूजेबल रॉकेट जो है ये पहला रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया है फ्रॉम फ्लोरिडा के जो ये स्पेस सेंटर है यहाँ से, ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। बाकी तो ये भी लेसन बोर्ड में ही आता है ये भी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो ये आ रहा है एमयू और कोलैबोरेशन। तो ये एमयूज़ पहले कवर कर लेते हैं फिर कोलैब कवर करेंगे। तो ये आ रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने एमयू साइन किया है आई आईटीसी के साथ, ठीक है? तो इसका हेडक्वार्टर तो है बकिंघम, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों ने पार्टनर लॉन्च किया है कि जो भी इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा-सा न्यूज़ ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने पार्टनर किया है आई आइसलैंड का एक कुछ कंपनी है इनके साथ कि उत्तराखंड में जो है जियोथर्मिक जियोथर्मिक एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट करने के लिए जो है ये दोनों ने पार्टनर किया है, ठीक? और इसके लिए ये जो कंपनी है ये फंड करने वाली है, बाकी कुछ नहीं करेगी, बाकी काम तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमयू आ रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक एमयू साइन किया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ, जिसके अंतर्गत जो भी इंडिया का रेन्यूएबल पावर सेक्टर है उसको बूस्ट करने का काम करेंगे ये दोनों मिलकर। और इनका काम रहेगा कि फ्यूल सेल फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाउस मिशन है उसको सपोर्ट मिल पाए, ठीक? तो ये तो छोटा सा ही न्यूज़ था, एमयूज में आता है। तो नेक्स्ट एक कोलैबोरेशंस पढ़ते हैं, एक नहीं 3 कोलैबोरेशंस है, वो सब एक साथ खत्म कर देते हैं। तो ये आ रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन्होंने पार्टनर किया है आईआईटी मुंबई के साथ। और दोनों मिलकर जो है ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G लिंक जो है लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया अंडर दी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत, ठीक है? और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये एम करता है कि जो 6G रिसर्च है उसको और बढ़ाया जाए और इंडिया जो है एज अ ग्लोबल लीडर बन पाए 6G टेक्नोलॉजी में 2030 तक। तो इन्होंने इसी के लिए पार्टनर किया है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कोलैब आ रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर किया है बहुत सब के साथ। एक तो
SG SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड, और GMR जो दिल्ली में जो चलाती है कंपनी वही है। और तीसरी जो है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से पार्टनर करके ये डेवलप करने जा रहे हैं नेपाल में एक क्या एक 900 मेगावाट का पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये किया जाएगा ओवर, सॉरी ये नेपाल नहीं, नेपाल में ही किया जा रहा है, हाँ नेपाल में किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और कहाँ पे की जा रही है? रिवर कर करनाली करनाली में की जा रही है। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो कि ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जो नेपाल का जो नाली है वहाँ से बहता जा रहा है, और इस नाली का काम रहने वाला है 900 मेगावाट का जो है हाइड्रो पावर प्लांट देने का काम करेगा, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान देनी है। और इस प्रोजेक्ट को जो है फंड किया जाएगा बाई ADB। तो जब भी फंडिंग की बात आती है तो ADB तो पिक्चर में आ ही जाता है, ठीक है, तो ईजी पड़ जाता है एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि ADB जो है इसको फंड करने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जो NPCI का जो इंटरनेशनल आर्म है, इनका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इन्होंने पार्टनर किया है मैग्निस के साथ। मैग्निस जो है एक तरह की पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है मिड ईस्ट में। तो ये दोनों मिलके जो है QR कोड बेस्ड जो है सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो भी मर्चेंट है, मर्चेंट पेमेंट कर पाएंगे UAE में, ठीक है। तो UAE में जो पॉइंट ऑफ सेल जो मैग्नेट मैग्नेटी का रहेगा वहाँ पे जो है पेमेंट कर पाएंगे बाय यूजिंग UPI। तो इंडिया के जो भी पर्सन रहेंगे अगर वो UAE में विजिट करते हैं तो वो इस टर्मिनल का यूज़ करते हुए UPI पेमेंट कर पाएंगे। अब अगर UPI की पेमेंट की बात करें तो UPI पेमेंट अब टोटल 7 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, जैसे कि भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और UAE। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी-कभी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्टेड UPI पेमेंट कंट्रीज़। तो उसमें से आपको ऑप्शन दे देगा भूटान, इंडिया, इंडिया सॉरी इंडिया नहीं, नेपाल, भूटान, USA, फ्रांस, ऐसे करके दे देगा। तो आपको आंसर तभी पता हो सकता है अगर आपने ये सेंटेंस पढ़ा हो तो, ठीक है। तो ये सेंटेंस छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की तो बात करें तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ इसमें टोटल 4 लोग मिलके जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। 4 लोग नहीं, 4 कंपनीज़ मिलके जो है इसको इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसको इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से रखा गया है। और इसको जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है अपोलो टायर, सीएट टायर, JK टायर और MRF टायर के द्वारा। जिसके अंतर्गत ये कुछ 100 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट में जो है नेचुरल रबर की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएँगे। और ये वर्ल्ड का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत टोटल 4 बड़े-बड़े टायर की इंडस्ट्री कंपनी मिली है, जो कि नेचुरल रबर प्लांटेशन को प्रमोट कर रही है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने वाली है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी रबर का जो भी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशंस होती है वो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ही देखती है। नेक्स्ट जो अवार्ड आ रहा है वो है हॉनररी सिटीजन अवार्ड, जो कि जो कि प्रोवाइड किया गया है सिंगापुर के प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये दिया है तरुण दास को। तरुण दास की बात करते हैं फॉर्मर DG ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हैं। और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया और सिंगापुर का रिलेशन अच्छा करने के लिए, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और रतन टाटा के बाद ये सेकंड पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। नेक्स्ट कुछ ट्रायल्स के ऊपर ये आ रहा है इंडिया का पहला ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसको भर्गावस्त्रा बोला गया है। तो इसको जो है टेस्ट किया गया है बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजर लिमिटेड, जो कि नागपुर बेस्ड है। और इसकी बात करें तो ये इंडिया का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम होने वाला है, जो कि ड्रोन थ्रेट को काउंटर करने वाला है। अब ड्रोन थ्रेट जो है वो सुसाइड ड्रोन भी हो सकता है, और कोई भी ड्रोन हो सकता है जो कि डिटेक्ट कर पाएगा 6 किलोमीटर तक। कोई भी ड्रोन हो जो 6 किलोमीटर तक दूर हो तब भी जो है ये अटैक कर सकता है। मैं आपको इमेज थोड़ा जूम करके दिखा दूँ जिसके आप समझ सकते हो कैसा सिस्टम होने वाला है। आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा सिस्टम होने वाला है। इसके अगर 6 किलोमीटर के अंदर कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसको सीधे अटैक कर देगा और वो ड्रोन उधर ही खत्म, ठीक है। तो इसका काम रहने वाला है ये कुछ 64 माइक्रो जो है सैटेलाइट साइमल्टेनियसली छोड़ सकता है। ऐसे छोटे-छोटे जो है सैटेलाइट देख सकते हो, ऐसे कुछ 64 छोड़ सकता है। और ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। जैसे आप देख सकते हो कि सरफेस से जो ड्रोन रहेगा वो कहाँ रहेगा? एयर में, जिसकी वजह से इसको सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है ट्रायल लिया गया है ये नागमार्क 2 का। नागमार्क 2 की बात करें तो जो ये नागमार्क 2 है इसको एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? फायर एंड फॉरगेट, इसका मतलब ये होता है कि एक बार लॉक कर दिया टारगेट को, उसका बाद भूल जाओ। उसका उसका काम है कि कुछ भी करके वो टारगेट पे अटैक कर भी देगा, जिसकी वजह से इसको फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल बोला जाता है।
तो इसको टेस्ट किया गया है बाय डीआरडीओ और इसकी जो टेस्टिंग हुई है पुलग्रान फील्ड रेंज राजस्थान में इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये जो नाग मार्क 2 है इसकी टोटल वेट 45 केजी मिलने वाली है और इसके लिए टोटल 300 करोड़ रुपए खर्चे किए गए हैं बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ अभी इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है और फाइनल ट्रायल के बाद जो है इसको इंडियन आर्मी में इंडस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बढ़े तो ये एक तरह का फिफ्थ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी के साथ 8 इंडो पैसिफिक नेशन जो है पार्टनर करने वाले हैं। आपको इन्हें याद नहीं रखना कि कौन से 8 इंडो पैसिफिक नेशन है। ये देख सकते हो ये वेन्यू है और अजीब सा ही नाम है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। और इससे डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अजीब सी एक्सरसाइज है, नाम भी अजीब है और लोकेशन भी आई थिंक ये फ्रांस का लोकेशन है और इंडिया जो है 8 इंडो पैसिफिक रीजन के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कर रही है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़े तो ये बहुत पुराना न्यूज़ है लेकिन मेरी तरफ से मिस हो गया था तो मैं यहाँ पे आपको कवर करवा रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस बहुत पहले ये अपॉइंट हो चुके हैं एज अ 21st सीएम ऑफ महाराष्ट्र और तीसरी बार इनको अपॉइंट किया गया है। और दूसरे जो डिप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र बने हैं ये आप देख सकते हो, ये बने हैं एक नाथ शिंदे जी और अजित पवार। तो इनको बनाया गया एज अ डिप्यूटी सीएम। तो ये दिसंबर 5 में ही बन गए थे, इनको अपॉइंट कर दिया गया था और मेरे साइड से ये न्यूज़ रह गया था तो मैं इस वाले ये डेली करंट अफेयर्स में कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आई थिंक मैं लेट हो गया बट ठीक है। तो ये इनको एज अ बीजेपी की तरफ से ये फाइट करते हैं और इनकी एक अलायंस है महायुति अलायंस, उसके अंतर्गत ये जो है जीते हैं महाराष्ट्र में ये सीट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़े तो एमडी पात्रा, इनके बारे में पता होगा, ये क्या है डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। तो इनका जो है एंड हो गया था टर्म 14 जनवरी 2025 में और अब जो है इनको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है इनका टर्म। और इसी के साथ इनको जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हेड भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। और इससे पहले जो है हेड कौन थे, इससे पहले हेड थे पात्रा जी वाज असाइन टू, ओके सॉरी आई थिंक मेरे यहाँ पे गलती हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी के इनको हेड नहीं बनाया गया है। जो ये हेड बनाया गया ये एम राकेश राव जी को इसका हेड बनाया गया। आई थिंक यहाँ पे मेरे से एक बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको हम सही कर देंगे पीडीएफ में, आप इसको ध्यान देना कि ये वाला मेरे से एक बड़ा मिस्टेक हो गया। अभी जो है असाइन किया गया है एम राजेश्वर राव को और रीअपॉइंट किया गया है पात्रा जी को, ठीक है। तो ये सबको ध्यान देनी है। उसके बाद ये जो भी मेंबर्स हैं इनका कुछ रीसफलिंग भी हुई थी, वो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट नहीं। अब बाकी सारे डिप्यूटी में जो भी डिप्यूटी गवर्नर है आप इनका नाम यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अजित कुमार मोहंती जी को चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बनाया गया है। और इसके साथ ही जो टीवी स्वामीनाथन जी हैं इनको एज अ मेंबर बनाया गया और एक और मेंबर बनाया गया मनोज गोविंद जी को। तो ये दोनों को जो है एज अ मेंबर ही बनाया गया है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बोल रहा हूँ जब ज़्यादा देर वीडियो बना देता है ना तो टंग जो है बहुत ज़्यादा स्लिप करने लग पड़ता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है इनको एज अ मेंबर बनाया गया, ये टीवी स्वामीनाथन को और मनोज गोविंद को। नेक्स्ट ये पीएम बने हैं, ये 3 पॉइंट है नहीं, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो, इतना कुछ ध्यान नहीं देना इसमें। नेक्स्ट आता है जीडीपी प्रेडिक्शन। तो वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी प्रेडिक्शन मारी है वो 6.7% मारी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी प्रेडिक्शन है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2026-27 के लिए फाइनेंशियल ईयर 6.7 रखी है और 2026 में ऑलरेडी इन्होंने प्रेडिक्शन मारी थी, उस वो 6.7 ही मारी थी और अभी 6.7 ही रखा है। लेकिन इससे पहले 6.8 रखी थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 और अब जो है इन्होंने चेंज कर दिया 6.7 में। नेक्स्ट पीडीएच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिन्होंने जीडीपी प्रेडिक्शन 6.8% मारी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और इस रिपोर्ट के बाद इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, भाई 2026 तक बन जाएगा और ये जापान को भी सरपास कर देगा। 2026 की बात करें तो इन्होंने जो फाइनेंशियल जीडीपी प्रेडिक्शन मारी है वो मारी है 7.7%, इस सबको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जीडीपी प्रेडिक्शन मारी है 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और पहले जो है इन्होंने 7% रखा था सितंबर 2024 में और अब जो है इन्होंने जीडीपी प्रेडिक्शन कम कर दी है, ठीक है। इसके साथ ही जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिख के दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक करंट अफेयर्स तो कवर करके रखा होगा, मैं आपसे ये उम्मीद करके रखा हूँ। तो जो भी सीपीआई इन्फ्लेशन है वो प्रोजेक्ट किया गया है 4.8% में, जो कि अलाइन करता है जो आरबीआई का जो फोरकास्ट है उसको। मैंने ऑलरेडी आपको आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में ऑलरेडी बताया, तो उसके साथ जो है अलाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ है जिसमें 41 स्पेनिश सुपर कप सऊदी अरेबिया में हो रहा था जिसमें एफसी बार्सिलोना जीती थी और इन्होंने रियल मैड्रिड को हराया था। इसके बाद बार्सिलोना की बात करें तो ये
15 विंड है। और रियल मैड्रिड की बात करें तो इनके पास 13 विंड है और बार्सिलोना का सबसे ज़्यादा विंड है, जो स्पेनिश का सुपर कप है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 21 और 22 जनवरी का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको समझ आया। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में इसी फॉर्म माइंड मैपिंग फॉर्म में टेबलर फॉर्म में ही आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीकली और मंथली फॉर्म में भी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।